और इनसे सोचने लगता है अगर मेरे पास भी एक बेटी होती जो कि रिका जितनी ही क्यूट होती तो मैं भी शायद उसको अप्रोच करने वाले हर लड़के को भेड़िए की नज़र से देखता। और रिका उन लोगों से कह रही होती है मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था जब रियोचन यहाँ पर आ जाए तो अजीब बातें मत करना। और ऐसा कहते हुए वो एकदम से रियोचन की तरफ देखती है और यहाँ पर एमसी भी उसी की तरफ देख रहा होता है तो उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। और फिर साथ ही दोनों फटाक से घबराते हुए शक्ल घुमा लेते हैं। रिका पूछ रही होती है यहाँ पर तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। वो बोलता है कोई भी रीज़न नहीं था बस ऐसी नज़र पड़ गई। और यहाँ पर रेखा अपने पेरेंट्स से कह रही होती है अब आप लोग मुझे भी अजीब बना रहे हो इस तरह के कमेंट करना बंद करो। जबकि हमसे उससे कह रहा होता है रिका मैं एकदम ठीक हूँ शांत हो जाओ। उसकी मोम कहती है वो सचमुच बड़ी हो गई है ना डियर। हमारी नन्ही बच्ची अब घोंसला छोड़कर जाने की तैयारी में है। उसका डैड कहता है हाँ लग तो यही रहा है और जब वो छोटी थी तो बहुत ही ज़्यादा कूल थी। और मैंने वाकई में ऐसा सोचा था कि काश वो हमेशा बस छोटी बच्ची बनकर रहे। और फिर वो यहाँ पर एक सीन एनिमेशन करने लगता है जिसमें रेखा छोटी होती है और पापा पापा बोलते हुए उसके पास आ रही होती है और बोल रही होती है पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपसे ही शादी कर लूंगी। और उस किस्से को याद कर कर वो यहाँ पर थोड़ा भावुक होने लगता है जबकि उसकी वाइफ भी देखकर स्माइल कर रही होती है। और फिर तभी वो यहाँ पर मेन कैरेक्टर से कहता है युनसुक मैंने सुना है कि तुम मेरे आर्ट वर्क के काफ़ी बड़े फ़ैन हो तो क्या खाने के बाद तुम मेरे स्टूडियो को देखना चाहोगे। वो खुश होते हुए कहते हैं क्या वाकई में क्या ये ठीक रहेगा मैं तो इसे एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना चाहूँगा। और वो यहाँ पर एक्साइटेड होने लगता है कि सिमिडो सेंसेई का स्टूडियो। और वो कहता है तो ठीक है फिर हम इसके बाद तुरंत वहाँ पर चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग उसके स्टूडियो से होकर भी आ गए होते हैं और उसने ऑटोग्राफ भी ले लिया होता है। और एमसी खुशी खुशी कह रहा होता है मैं उनके स्टूडियो में गया उनका स्टूडियो देखा और साथ ही मेरे को उनका ऑटोग्राफ में मिल गया। अब तो मैं आराम से खुशी से मर सकता हूँ। हरिका कहती है क्या तुम इतने ज़्यादा खुश हो गए रियूचैन। वो बोलता है ऑफ कोर्स वो आर्टिस्ट हैं जिनके मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। रिका कहती है अच्छा। और फिर वो उसको अपना कमरा दिखाती है बोल रही होती है तड़ा ये रहा रिका का स्वीट रूम। वो हैरान होते हुए कहता है ये तो बिल्कुल मांगा की लाइब्रेरी की तरह लग रहा है और तुम्हें वाकई में लगता है कि शोनन मांगा बहुत ज़्यादा पसंद है। और वह हंसते हुए कहती है ये देखने के बाद सभी लोग तुम्हारी तरह ही रेड करते हैं रियोचैन। और वो उसे कहती है मैं चाय और नाश्ता लेने जाती हूँ तुम थोड़ी देर यहीं पर रुकना। वो कहता है ठीक है। और रिका चाहते हुए कहती है मेरे जाने के बाद किसी भी चीज़ को मत छूना अगर तुमने ऐसा किया तो सचमुच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। एम से कहता है समझ गए और बस कोने में चुपचाप बैठ जाता है और सोच रहा होता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोचूं तो ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी लड़की के कमरे में विजिट किया है। और ये थोड़ा अजीब सा फील दे रहा है शायद मेरे को ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए गेम खेल लेता हूँ थोड़ा ठीक लगेगा। और वो गेम खेलने लगते हैं वो थोड़ी स्टार्ट करने के लिए कि तभी दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर रिका की मोम आकर उसको हाय बोलती हैं। और वो कहने लगते हैं अरे मैम आपकी। तभी वो उससे कहती है अरे तुम मेरे को बस मार या कहो। मैडम कहने से मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड महसूस होता है। एम से सोचता है क्या किसी फ्रेंड की मोम को उसके नाम से बुलाना वाकई में ठीक होगा। और वो खड़े होते हुए कहने लगता है तो मारिया आप यहाँ पर क्यों आई हो। उसकी मोम कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बेटी का डार्क पास्ट दिखाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या डार्क पास्ट। वो बोलती है टड़ा ये रहा उसकी ग्रोथ वाली एल्बम। और फिर यहाँ पर एक आगे मोम उसको दिखा के उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी फोटोज दिखाना शुरू कर देती है। और एंजो सोच रहा होता है कि ये वाकई में ठीक रहेगा इस तरह से देखना हालांकि मैं भी कुरियस हो रहा हूँ। तभी उसकी मम कहती है मेरे को मिल गई वो वाली फोटो जो अमेरिका को कॉमिकेट लेकर गई थी और वो भी देख लेते हैं। और बोल रहा होता है क्या कॉमिकेट। और यहाँ पर उसकी मम बताती है कि पहले मैं एक पोस्ट प्लेयर हुआ करती थी। और एंजो सोच रहा होता है बिल्कुल ऐसा सच में हो सकता है आखिर वो एक मांगा आर्टिस्ट की बच्ची है तो हो सकता है कि कुछ क्रिंज जीन्स उसको विरासत में मिल गए होंगे। और फिर तभी उसके मम एक्साइटेड के होते हुए कहती है ये रहा मेरी बेटी का सबसे ज्यादा ट्रू डार्क पास्ट। और एम से सोचता है क्या अभी अभी तुमने जो मेरे को शो किया क्या वो डार्क पास्ट नहीं था। और फिर तभी एम से उसकी वो फोटो देखते हैं और बोलता है अरे ये पोज और ये वाला लुक कि तभी यहाँ पर रिका भी आ जाती है और घबराते हुए कहती है अरे मोम अब मुझसे मत कहना कि आपने उसको वो दिखा दिया। और उसकी मोम कहती है हाँ अब यह सुनते से वो चिल्लाना शुरू कर देती है और एम से थोड़ा घबरा जाता है। और वह एमसे के पास आते हुए कहते हैं अब मैं बिल्कुल भी कॉस्प्ले नहीं करती वाकई में वो तो बस मेरी एक गलती थी मैं तूफानी शुनबियो फेस से गुजर रही थी। उसकी वो हंसते हुए कहती है ठीक है तुम दोनों मजे करो अब मैं जा रही हूँ। रिका नाराजगी दिखाते हुए कहती है "अरे जाइए और दोबारा मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत करिएगा। और फिर यहाँ पर रिका एमसी के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के साथ बैठी होती है सर लटकाकर और उससे कहती है क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो। एमसी कहता है बिल्कुल। लेकिन तभी वो घुसकते हुए रोना शुरू कर देती है। एमसी उससे कहता है अरे इसमें इतना ज्यादा भी शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग जब 8वीं क्लास में होते हैं छोटे होते हैं तो इस तरह के सिंड्रोम से गुजर ही जाते हैं।
अब वो बोलती है लेकिन तुमने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा रियो चैन। वो कहने लगता है एक्चुअली मिडिल स्कूल में मेरी हालत तो और भी ज़्यादा बुरी थी। और वो हैरानी दिखाते हुए कहती है क्या वाकई में रियो चैन तुम ही? और वो बोलता है जाओ रुको मेरे पास वो पिक्चर होगी। अरे हाँ मिल गई। और फिर वो पिक्चर निकाल कर रेखा को दिखाता है और रेखा जैसे उसे हाथ में पढ़कर देखती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है क्या ये तुम ही हो रियो चैन? और ये उसकी वही पुरानी पिक्चर होती है जो पुरानी बॉडी का ओनर, जब इसकी बॉडी का पुराना ओनर कॉस्प्ले क्या करता था उसी वक्त की पिक्चर दिखा दी होती है उसने रेखा को। और वो पतला भी था उस वक्त। रेखा उस फोटो को देखते हुए कहती है तुम कितने दुबले पतले प्यारे से नट थे, आखिर तुम इतने फिट कैसे हो गए? एम से कहता है अरे अभी ये मेन इशू नहीं है। और वो बोलने लगता है वेल मेरे को लगा था कि मैं कमज़ोर हूँ और उतना ज़्यादा मर्दाना नहीं हूँ, इसलिए मैंने हाई स्कूल से पहले ही जिम करना शुरू कर दिया था और लकीली मेरी लंबाई भी अचानक से बढ़ गई और मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो गई। रेखा कहती है तो अगर मैंने 2 साल पहले ट्रांसफर लिया होता तो क्या मेरे को तुम्हारा ये वाला वर्जन देखने को मिलता? तुम तो देखने में बिल्कुल किसी मांगा के एक्स्ट्रा बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह दिख रहे हो। एमसे कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हें मेरा करंट वर्जन इतना पसंद नहीं? वो ऐसे मजाक में कहता है लेकिन वो एकदम सीरियस जवाब देते हुए कहती है आखिर तुम ऐसी बातें क्या कर रहे हो? मेरा मतलब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अभी जैसे हो मेरे को बिल्कुल वैसे ही पसंद हो। और ये बोलने के बाद वो भी अब एकदम से एम्बेरस हो जाती है कि उसने अभी ये क्या बोल दिया। वो कहने लगता है रेखा। और फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं माहौल थोड़ा अजीब बन जाता है। और एमसे कहने लगता है रेखा, तब यहाँ पर रेखा बोल पड़ती है तुम मेरे को लगता है कि तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, मैं तुमको एक अच्छे दोस्त की तरह देखती हूँ। और एमसे भी कहने लगता है राइट राइट एक गुड फ्रेंड। वो भी हंसते हुए कहती है हाँ एग्जैक्टली एक अच्छे दोस्त। वो भी कहता है हाँ हाँ। और फिर वो दोनों ही चुप होकर एक सेकंड के लिए बैठ जाते हैं। तभी एमसे कहता है रेखा, मुझे इनवाइट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे किशिमोटो सेंसेई से मिलने का मौका मिला और साथ ही उनका ऑटोग्राफ भी। आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा यादगार रहा है कि मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। रेखा कहती है अरे ऐसा मत कहो, जब से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई हूँ तब से लेकर अभी तक तुमने मेरी हमेशा बहुत सारी मदद करी है, इसलिए अगर तुमको यहाँ पर आने से इतनी खुशी मिली है तो तुम यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हो। वो बोलता है राइट मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा। और फिर इसी तरह से वो दोनों थोड़ा साथ में टाइम बिताते हैं और फिर शाम हो जाती है। रिका कहती है तुम थोड़ा और रुक जाओ। वो बोलता है मैं पहले ही काफ़ी लंबा रुक चुका हूँ और मेरे को डिनर के लिए घर जाना होगा। अरे हाँ मेरे को याद आया, तुम्हारी फैमिली कल फैमिली ट्रिप पर जाने वाली है ना, तो तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? वो बताती है हवाई। एम से कहता है अच्छा उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ट्रिप अच्छी रहे और अपने साथ सनस्क्रीन ले जाना मत भूलना। हरिका कहती है ठीक है और मुझे याद कर कर रोने मत लगना, मैं तुमसे एक हफ्ते तक नहीं मिलने वाली रही हूँ चैन। एम से कहता है अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो बस तुम मेरे को कॉल कर देना, मैं मदद करने के लिए आ जाऊँगा। और वो बोलती है तुम हवाई तक कैसे आओगे तैर कर? एम से सोचता है वेल मेरी साइकिल के साथ अजीब तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। पर वो उसे जवाब देता है मैं अपनी सेविंग तोड़कर प्लेन की टिकट खरीदूंगा और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रिका कहती है रियो चैन तुम तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा समझदार हो, अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं? और वो भी कहता है हाँ अब स्कूल में मिलेंगे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसके जाते से यहाँ पर रिका को कुछ कुछ महसूस होने लगता है। वो सोच रही होती है सीरियसली। और फिर वो यहाँ पर उनके पहली मुलाकात से लेकर सारी की सारी मुलाकातें याद करने लगते हैं और उसकी बातें याद करने लगते हैं जो भी उसने उसके बारे में कहा था जब जब वे लोग एक दूसरे के करीब आए थे सब कुछ। और फिर खाने प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर एमसे हंसते हुए बाय कर कर जा रहा होता है और वो उसको जाते हुए देखती है और बस खुश होकर वहीं खड़ी रहती है। और ये तो पक्का है कि रिका के मन में दाल चावल खिचड़ी सब कुछ पक रहा है। और फिर इसके बाद हमें गोल्डन वीक का डे 5 दिखाया जाता है कि हाबारा नाम की किसी जगह पर एम से ही घूम रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने मांगा खरीदना फिनिश कर लिया है, क्या मुझे यहाँ से जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए? शायद से मेरे को अपने वही रेगुलर रेमन शॉप पर जाना चाहिए। कि तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है किसी की, रास्ते से हटो। और एम से कंफ्यूज होते हुए साइड में देखता है तो एक बंदी एकदम से छलांग लगाकर उसके ऊपर से जाने की कोशिश कर रही होती है। और इस एंगल से एम से उसके पैंटी देख लेता है और बोल रहा होता है अरे पैंटीज के। तभी एकदम से उस लड़की का घुटना आकर एम से के चेहरे पर लगता है और एम से सोचता है अभी अचानक से ऐसा हुआ का, इस जगह पर पैंटी क्यों है? और वो लड़की सीधा उसके हाथ में गिर जाती है। और वो सोच रहा होता है ज़ारो को अभी पॉइंट ये नहीं है। और फिर यहाँ पर वो लड़के एकदम से छी बोलते हुए दूसरी तरफ देखने लगते हैं और एमसे सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर तुमको बचाया कैच करा और मुझे ये सुनने को मिला छी, और तुमने तो मेरी नाक से खून भी निकाल दिया। कि तब यहाँ पर कुछ बंदे भगते हुए आ जाते हैं और मिला कर कर उसे आवाज़ दे रहे होते हैं। और यहाँ पर एमसे उससे पूछ रहा होता है कि यहाँ पर एक्जैक्टली ये सब क्या हो रहा है। कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है अभी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस मेरी हेल्प करो और मेरे साथ चलो। और वो एमसी को अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगते हैं। तभी एमसी उससे बताते हैं अरे तुम जहाँ पर जा रही हो वहाँ पर डेड एंड है
और फिर एम से भगते हुए आगे निकल जाते हैं और बोलता है तुम मेरे पीछे आओ, इस वाले रास्ते पर चलो। वो कहती है ठीक है। और फिर एम से उसको रामेन शॉप में लेकर आ जाते हैं और वो लोग रामेन शॉप में ही छुप जाते हैं, जबकि उसका पीछा करने वाले बंदे आगे निकल जाते हैं। और फिर जैसे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो लोग यहाँ से निकल गए हैं, तो फिर वो लोग अच्छे से खड़े हो जाते हैं और वो बंदी राहत की सांस लेना शुरू कर देती है और एमसी से कह रही होती है, "हे, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए।" एमसी कहता है मैं बस इत्तेफाक से तुम्हारे साथ फंस गया, अब मुझे बताओ कि तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा था। और वो बंदी कहती है चलो पहले बैठ जाते हैं, मैं शाशा हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। और वो बोलते हैं मेरा नाम क्यों है। वो बोलते हैं और तुम जापानीज नहीं हो क्या, तुम एक टूरिस्ट हो। एमसी कहता है मैं सेकंड जनरेशन का जैन इचे कोरियन हूँ। वो कहती है ओ। एमसी गुस्से के साथ कहता है टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, वो लोग कौन थे और वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। और वो कहती है ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है।